दीपक वोरा सर, वो जब इस्लामाबाद में पहली बार डेलीगेशन पहुंचा था ईरान का, वो अपने साथ प्लेन में खासतौर से वो सीट्स, वो बच्चे, उनके खून आलूदा बैग, उनके कपड़े सब कुछ ले गए थे और ये कहा था कि ये भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये भी हमारे साथी हैं इस डेलीगेशन में। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ ये लोगों का, जब हमारी संवाददाता वहाँ पहुंची तो उनको ये बताया गया कि यहाँ ये देखिए सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको किस तरीके से तोड़ा गया। वो मिनाब की स्ट्राइक और यहाँ पर इस तरीके से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में लोगों का ये कहना, बताइए इस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं? ये जायज किया है उन लोगों ने? आप क्या समझते हैं अभी, अगर जैसा अभी संजय भारद्वाज जी कह रहे थे, इस जंक्चर पर छोड़ा गया तो मिडिल ईस्ट, इस पूरे इलाके का हाल आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह प्लेजर टू बी विद यू। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं। मैं काफी दूर हूं इस समय। अभी मैं सुन रहा था भारद्वाज साहब ने कहा, क्या मार्शल साहब ने, और जो मैडम रिपोर्ट कर रही है बिल्कुल एब्सोल्युटली एक्यूरेट, शी इज ब्रिलियंट। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान होता है, आप कैसे उसको रोकेंगे? मेरा नहीं ख्याल दुनिया में किसी ने मिसाइल बनाई है जिसके ऊपर लिखा मैं मिलिट्री टारगेट पे जाऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं जाऊंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो एक टारगेट होता है ना सर। आप कह सकते हैं इसका मिलिट्री प्रयोग है। हम जो पुल बना रहे हैं, मार्शल साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, जनरल साहब, क्या फौज यहाँ जल्दी पहुंच जाए, यहाँ से वहां चले जाए, वहां से यहाँ पर चली जाए, अगर कोई उसको तोड़ दे, वो मिलिट्री टारगेट है कि नहीं? सिविलियन टारगेट ऐसे, ये बड़ा ग्रे एरिया है, हमें समझ नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, इसको तोड़ दिया है। स्कूल का जो हमला हुआ था, दैट वाज रॉन्ग, देयर इज नो क्वेश्चन। उन्होंने बोला हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का कोई जवाब नहीं आएगा। हजारों अफगानिस्तान में जब लड़ रहे थे, हर हफ्ते एक इन्वेस्टिगेशन चलती थी। 20 साल वहां रहे, आप अनुमान लगा लीजिए 2000 इन्वेस्टिगेशन, कोई उसका परिणाम नहीं होगा। आई हैव सीन दैट इन माय करियर। तो अभी जो मेरा मानना है सर, ये दोबारा हमला करेगा, जरूर करेगा। अभी आपने जिक्र किया कि रेजिम चेंज, के आपको पता है ना सर, बातचीत होती थी, रेजिम तो बदल चुकी है सर। जब हम लोग ईरान जाते थे, हम किससे बात करते थे? आयतुल्लाह खमेनी से, फॉरेन मिनिस्टर से, फॉरेन सेक्रेटरी से, उनके इकोनॉमी मिनिस्टर। आज किससे बात करते हैं आप? आईआरजीसी से। रेजिम तो बदल चुकी है सर। ये वहां पर, अब वो रेजिम नहीं आई जो अमेरिका चाहता था, लेकिन मेरा मानना है कि आपने वहां की जो हायरार्की थी उसको भी तोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं दीपक सर, लेकिन अगर आईआरजीसी को ही वो लोग एक लीडरशिप के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे थे जिनको इरेडिकेट कर दिया गया, उसमें खामेनेई भी थे, और आईआरजीसी के, आज वाहिदी से बात हो रही है, वाहिदी जो कहते हैं वो आरक्षी कह रहे हैं, दुनिया में ये बात कही जा रही है, तो एक्चुअली तो फिर वही डिस्पेंसेशन है ना जो पहले था। ये बात और है कि जिनसे बात होती थी वो लोग नहीं है, लेकिन डिस्पेंसेशन तो आज भी वही मौजूद है। ईरान को तो वही चला रहा है, ऐसा ही माना जाएगा। तो क्या ये रिजीम चेंज हो गई है सर? जब खमेनी साहब थे तो वो ऊपर बैठा करते थे। एक तरफ था मुल्ला मूवमेंट, दूसरी तरफ थी उनकी आर्मी, वो क्लर्जी जो कहते हैं, फिर उनकी आर्मी थी, तीसरी तरफ सिविल सर्विस थी, और कहीं फुदकता रहता था कॉर्नर में आईआर। मैंने देखा जब 20 साल उस एरिया में रहा हूं, कहीं कोने में था आईआरजीसी। अब आईआरजीसी सबसे शक्तिशाली है। चले गई क्लर्जी कहीं पर सर, चली गई फौज की परवाह नहीं उसकी करता, और सिविल गवर्नमेंट बिल्कुल खत्म हो गई है। रियलिटी इज, आपको आईआर, ये वाहिदी वगैरह जो है सर, ये जनरल बड़ा हल्के बोलते हैं, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, मैंने सुना है इनको कहीं, लेकिन हाथ में बहुत बड़ा डंडा होता है। अभी तक इंटरनेट रिस्टोर नहीं हुआ, आपको मालूम नहीं है वहां सच्चाई क्या है। जब तक लोग वहां के अपना बताएंगे नहीं, आपको कुछ नहीं पता लगेगा। आपको वही मानना पड़ेगा जो आईआरजीसी के लोग आपको बताते हैं। वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको दिखाई देंगी, जो आपको सुनाई देंगी, लेकिन हो सकता है वो सच्चाई ना हो, ये कहना है दीपक वोरा साहब का। लेकिन देखिए जरा, हॉर्मुज स्ट्रेट पर नरम पड़ा क्या ईरान? क्या अब इसको लेकर थोड़ा नर्म होता जा रहा है? ये एक बड़ी खबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या ईरान अब पहले से नर्म है? अमेरिका को 14 पॉइंट का नया प्रस्ताव भेजा गया। हॉर्मुज खोलने की शर्तों पर चर्चा की पेशकश भी थी। इसमें वार्ता से पहले नाकाबंदी हटाने की शर्त उसने छोड़ दी। उसने ये भी अब इसमें कहा कि अच्छा ठीक है, चलिए बातचीत कर सकते हैं, आप नेवल ब्लॉकेट फिलहाल मत हटाइए, ये भी इसमें कहा गया। पाकिस्तान के जरिए ईरान ने ये प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इसका हाल क्या हुआ वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन ये बात कहना ईरान की ये स्ट्रैटेजी है, या ईरान को ये लगने लगा है कि ये बहुत महंगा पड़ जाएगा उसको? आशीष, देखिए, ये एक पुश एंड पुल वाला स्टेप है दिनेश, और जिस तरह से ये डेलीगेशंस को लेकर पार्टिसिपेशन ईरान ने पहले बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत एप्रीहेंशन दिखाया, वो बहुत प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद आपने देखा होगा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2 लोग नहीं 20 लोग इस तरह से पार्टिसिपेशन उनके दिखाई देने लगे इस वार्ता में। तो ये पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी है कि एक कदम आगे पीछे लेके, क्योंकि यूएस के पास थोड़ा ज़्यादा समय है, ज़्यादा पेशेंस है, ज़्यादा पैसा है,
उसके वाले ब्लॉकेड को, जो बड़ा वाला आर्केड है, उसे सस्टेन करने के लिए। लेकिन ईरान के लिए ये कुछ दिनों या कुछ हफ्तों से ज़्यादा नहीं हो सकता, और इसीलिए वो हमेशा से मैंने कहा पिछले 1-1.5 हफ्ते से जब से ये ब्लॉकेड वाली चीज़ आई है कि नाक तो दबाई है अमेरिका ने, नो डाउट, लेकिन हाँ अभी इतनी नहीं दबी है कि सांस रुक जाए। वो मुंह से सांस ले रहा है, और एग्जैक्टली इसीलिए ईरान पुश एंड पुल स्टेप्स ले रहा है, नरम वाले संदेश दे रहा है। और यही चीज़ जब हम कल भी बात कर रहे थे कि सरकार में रिफ्ट को लेकर एक ईरान में IRGC और फिर बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में, चाहे वो स्पीकर्स हो या फिर प्रेसिडेंट हो या फिर फॉरेन मिनिस्टर हो, देखिए गुड कॉप बैड कॉप भी खेलना बहुत जरूरी होगा, तभी वो मैसेज उन्हें मिल पाएगा, तभी फुट इन द डोर कर पाएंगे। और एग्जैक्टली वही अभी चीज हो रही है। तो ये अगर ये भी समझा जा रहा है, वेस्टर्न मीडिया इस बात को लेकर लगातार मुखर भी है कि अंदर देखने को मिल रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो कई मुद्दों पर एक मत नहीं है, तो क्या ये भी स्ट्रैटेजिकली ईरान की तरफ से किया जा रहा है?